हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डन। मैं शोभित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डन पर। मैंने आज आपके लिए करंट इशू डिस्कस में एक टॉपिक लिया है। कोर्ट में महिलाओं की संख्या क्यों घट रही है और क्या महिला इतना ज़्यादा देरी से क्यों महिलाओं के लिए जस्टिस को डिले किया जाता है या फिर महिलाओं की भागीदारी इतनी कम क्यों है। ये सब बातों के लिए चर्चा करने के लिए आज मैंने करंट इशू डिस्कस में ये टॉपिक लिया। अभी हाल ही में 3 सेशन कंडक्ट किए जाते हैं भारत के अंदर: बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। मानसून सेशन चल रहा है। मानसून सेशन में जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं उनको राज्यसभा में एक रिप्लाई दिया गया है उनके द्वारा कि भारत में जजों की संख्या कितनी है, कितनी महिलाओं की जनसंख्या है और कितने केस पेंडिंग हैं। इन सब बातों के बारे में चर्चा करेंगे। कैसे कैसे भारत में जुडिशियल रिव्यू लाए गए हैं, कैसे भारत में जुडिशियल को रिफॉर्म करने के लिए कमेटी को गठित किया गया है, महिलाओं की संख्या इतनी कम क्यों है, कैसे भारत में जुडिशियल का स्ट्रक्चर है। ये सब बातों के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं आगे के इसमें क्या रिपोर्ट में कहा गया है। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं अपने भारत के बारे में, अपने कैसे स्ट्रक्चर होता है भारत में जुडिशियल का, कैसे भारत में जस्टिस सिस्टम काम करता है, इन सब बारे में आपको बताऊंगा। द जुडिशरी इज द थर्ड ब्रांच ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत में कार्यपालिका, न्यायपालिका और वैधानिक विधायिका, ये 3 स्ट्रक्चर भारत के अंदर जो लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं 3 स्तंभ हैं: न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। न्यायपालिका में उसमें एक अंग है भारत में जो कि आपको लोकतंत्र में देखने को मिलता है। सबसे पहले आता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट भारत में सेंटर में होता है। यह भारत में संविधान का संरक्षण भी कहा जाता है। भारत में मूल अधिकारों का संरक्षण इसे ही कहा जाता है। भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के अंदर है और एक सेकंड जो इसकी ब्रांच है वो दिल्ली के अंदर ही है। दोनों की दोनों ब्रांच दिल्ली के अंदर है, जिसे 30,000 कोर्ट भी कहा जाता है। अब भारत की जो न्यायपालिका है, सर्वोच्च न्यायालय है। इसके अंतर्गत जितने भी रिफॉर्म किए गए हैं या फिर इसके अंदर कितना एरिया आता है, भारत के अंदर इंटर स्टेट जो भी डिस्प्यूट हो जाते हैं, जैसे किसी दूसरे का किसी दूसरे के बाउंड्री को डिस्प्यूट कर देना या फिर बाउंड्री से रिलेटेड जितने भी इशू आते हैं, दो राज्यों के बीच में जितने भी इशू आते हैं वो सब सुप्रीम कोर्ट में देखे जाते हैं। और कोई भारत में जो मूल अधिकारों का जैसा उल्लंघन हुआ है, जैसे रिट जारी कर दी है, वो सब सुप्रीम कोर्ट देखता है कोर्ट भी है, लेकिन कोई सुप्रीम कोर्ट जाता है, कोई हाई कोर्ट जाता है, तो वो सब भारत के अंदर जस्टिसेबल है। फिर आती है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जैसे सुप्रीम कोर्ट करता है, उनकी गाइडलाइन के थ्रू, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के थ्रू हाई कोर्ट कार्य करता है। हाई कोर्ट को जैसे भी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी जाती है वो सब हाई कोर्ट के द्वारा दी जाती है। आर्टिकल 226 के तहत भारत के जो जितने भी हाई कोर्ट हैं उनके द्वारा रिट का संरक्षण किया जाता है। भारत में जो आर्टिकल 226 है उसके द्वारा रिट का संरक्षण भारत के हाई कोर्टों के द्वारा किया जाता है। उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सिविल क्रिमिनल रिवेन्यू। फिर आती है न्याय पंचायत। अब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कार्य करते हैं, न्याय पंचायत में आपके ग्राम लेवल पे काम करती है। ये तो हुई हमारे देश में जुडिशरी स्ट्रक्चर कैसा है। अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में सबसे पहले बात करेंगे कि भारत में कितने कितने कहाँ कहाँ तक के एरिया तक सुप्रीम कोर्ट अपने एरिया में कार्य करता है या किस किस एरिया पे अपने डिसीजन देता है। सबसे पहले इस डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट। इसके डिसीजन सारे कोर्ट जितने भी हाई कोर्ट हैं भारत के अंदर, 25 हाई कोर्ट हैं अभी फ़िलहाल, तो वो जितने भी हाई कोर्ट हैं उनमें जितने भी जो भी भारत के जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है वो सभी कोर्टों के लिए मान्य होगा, सभी कोर्ट्स के लिए मान्य होगा जितने भी कोर्ट हैं। अब कैन ट्रांसफ़र जज ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जितने भी ट्रांसफ़र किए जाते हैं दूसरे हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, इसका हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, बॉम्बे का इलाहाबाद में, इलाहाबाद का मद्रास में, ऐसे जितने भी हाई कोर्ट में जजों के ट्रांसफ़र किए जाते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किए जाते हैं। राष्ट्रपति, जो हमारे भारत के राष्ट्रपति होते हैं, मुख्य न्यायाधीशों की सिफारिश पर यह कार्य किया जाता है। कैन मूव केस फ्रॉम एनी
कोर्ट टू इटसेल्फ। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये उसका अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में अपने जो डिसीजन पेंडिंग है उनको, केस को वो दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकता है। जैसे कर्नाटक हाई कोर्ट में भी हिजाब का मामला देखा गया है, वो कर्नाटक हाई कोर्ट ने उसकी सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे ट्रांसफ़र किया था कर्नाटक हाई कोर्ट में, क्योंकि कर्नाटक हाई कोर्ट ही उस डिसीजन को ले पाया था। कैन ट्रांसफ़र केस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। जितने भी हाई कोर्ट है, क्या एक में दूसरे हाई कोर्ट में भी ट्रांसफ़र कर सकता है? ये सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ होती हैं। अब हाई कोर्ट के बारे में बात करते हैं। कैन हेयर अपील फ्रॉम लोअर कोर्ट। जितनी भी अपीलें आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे आती है वो सुनी कहाँ जाती है? सारी की सारी हाई कोर्ट पे। फिर हाई कोर्ट से अगर रिजेक्ट हो जाती है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाती है। पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट को सुना जाता है, फिर उसके बाद वहाँ से रिजेक्ट होने के बाद हाई कोर्ट पर आती है। कैन इशू रिट फॉर रेस्टोरिंग फंडामेंटल राइट। मैंने आपको आर्टिकल 226 के बारे में बताया था। एक रिट जारी की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर आर्टिकल 226 के तहत। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में की जाती है, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में की जाती है। कैन डील विद केस विद इन द जुडिक्शन ऑफ द स्टेट। अपने जितने भी एरिया के अंदर जो भी जुडिक्शन आते हैं, जितने भी स्टेट के अंदर, जैसे कि एक ऐसा नहीं है कि एक राज्य का एक ही हाई कोर्ट होगा, दो राज्यों के एक हाई कोर्ट भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हरियाणा और पंजाब और हरियाणा का एक हाई कोर्ट है, वो है चंडीगढ़ हाई कोर्ट। ऐसे ही जितने भी उसके टेरिटरी में आते हैं वो उनके जुडिशल को या फिर उसके डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए स्वतंत्र है। एक्सरसाइज सुप्रिटेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर कंट्रोल बिलो। जितने भी आपके सुप्रिटेंडेंट्स हैं या छोटे कोर्ट हैं, उनको सबको कोर्ट को कंट्रोल करती है हाई कोर्ट, उसके जो इलाके में आते हैं, जो उसके एरिया में आते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करते हैं क्या? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपके डील विद केस अराइजिंग द डिस्ट्रिक्ट। जितने भी डिस्ट्रिक्ट उसके ज़िले के अंदर जितने भी केस अराइज होते हैं या फिर केस आता है तो वो सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुनता है। उसके बाद वहाँ से रिजेक्ट अगर हो जाता है, वहाँ वो उसके अधिकारक क्षेत्र में नहीं आता तो वो सुप्रीम कोर्ट, वो हाई कोर्ट भेज देता है। हाई कोर्ट के अधिकारक क्षेत्र में नहीं आता तो वो है सुप्रीम कोर्ट भेज। ऐसे हायरार्की चलती रहती है नीचे से लेके ऊपर तक। ये सब सुप्रीम कोर्ट जिनके अधिकारक क्षेत्र में आता है वो उसकी सुनवाई करता है। अगर नहीं उसके अधिकारक क्षेत्र में आता तो वो आगे उसे फॉरवर्ड कर सकता है। डिसाइडेड केस इन्वॉल्विंग सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस। अब जितने भी डिसाइडेड केस होते हैं वो जितने भी क्रिमिनल ऑफेंस होते हैं वो सुनवाई कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट कंसिडर केस सिविल एंड क्रिमिनल नेचर। जितने भी कंसिडर करता है कि नहीं केस क्रिमिनल है या फिर आपके सिविल है, इनको दीवानी है या फौजदारी है, इनको ये अधिकार है सबऑर्डिनेट कोर्टों को डिसीजन लेने का। अब इसके बारे में मैंने आपको समझा दिया है कि कैसे कैसे हमारे देश में जुडिशियल स्ट्रक्चर कार्य करता है, कैसे कैसे हायरार्की बनी हुई है कि कौन कौन से केस कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या इनके एरिया है, कहाँ कहाँ तक के डिसीजन लेते हैं। अब हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंस है। कैसे कि भारत के संविधान का संरक्षण किसे कहा गया है? कि भारत के जो जुडिशरी है उसे कहा गया है। मैंने आपको 3 स्तंभ के बारे में बताया। चौथा स्तंभ कहा जाता है कि प्रेस है, लेकिन 3 स्तंभ हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। जिसमें न्यायपालिका भारत स्वतंत्र है। भारत में लोकतंत्र में इंडिपेंडेंस है जुडिशरी। अब ये इसके बारे में सब बातें लिखी हुई हैं कि भारत में इंडिपेंडेंस सिस्टम, ये सब बातें मैं आपको बताने नहीं बैठूंगा, क्योंकि भारत के अंदर जो जो जितने भी आपको सिविल कोर्ट मिलेंगे, आईपीसी के जितने भी कोर्ट मिलेंगे वो सब इसके अंतर्गत दिए गए हैं। अब जो जुडिशली है सिस्टम भारत के अंदर, जो अभी हाल ही में जो मानसून सेशन चल रहा है उसके अंदर क्या रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, ये सब बातें हम आप देखने के लिए इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले भारत में जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा राज्यसभा में ये बात कही गई है कि भारत के अंदर लगभग 59 लाख केस पेंडिंग है। जस्ट इमेजिन, लगभग 59 लाख केस पेंडिंग है। आप सोचिए कि अगर आपके केस में पेंडेंसी ज़्यादा हो रही है तो आपको डिटेन भी उतनी ही तारीख तक किया जाता है जब तक आपका जजमेंट नहीं आ जाता। लेकिन भारत के अंदर ये सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम है, इसमें रिफॉर्म लाने की जल्द से जल्द आवश्यकता है। वरना अगर जस्टिस आपका डिले हो रहा है तो जस्टिस को डिनाई करना जैसा ही है। जैसे जस्टिस में अगर लेट हो रहा है तो समझो वो इनकार ही कर जा रहा है कि जस्टिस नहीं मिलेगा। अब जो 59 लाख केस पेंडिंग है ये तो रही बात अलग। अब जो हमारे देश में महिलाओं की स्थिति है कि महिला कितनी जज हैं।
आप देख लिए, आप पूरे ऑल ओवर हाई कोर्ट जितने भी 25 के 25 हाई कोर्ट में, उसमें टोटल 96 वुमेन जज है। 1108 जजों में से सिर्फ 96 ही वुमेन जज हैं जो कि भारत में हमारे कार्य कर रही हैं। अब इनसे क्या परसेंटेज निकाली जा सकती है? लगभग 6 या 7%। आप न्याय पंचायत में जब आप प्रधानी का इलेक्शन लड़ते हैं उसमें आपको 33% आरक्षण चाहिए होता है, लेकिन जस्टिस में सिर्फ पॉइंट आप 7% ही महिला जज रखे हुए हैं। इसमें आगे हमें भारत के बारे में, रिफॉर्म के बारे में सोचने की ज़रूरत है। अब जो वुमेन जज हैं, द मिनिस्टर ऑफ प्रेजेंट द डिटेल ऑन वुमेन जज इन रिप्लाई टू ए क्वेश्चन बाय द डॉक्टर अमीन याजनिक, एक कांग्रेस के लीडर हैं, उनके क्वेश्चन का आंसर किया गया है हमारे लॉ मिनिस्टर के द्वारा कि 4 वुमेन जज इन सुप्रीम कोर्ट आर अगेंस्ट ए सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ 34 जज। हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर 34 जजों में से सिर्फ 4 जज ही वुमेन हैं, एंड 96 वुमेन जज इन द हाई कोर्ट आर अगेंस्ट इन सेक्शन स्ट्रेंथ ऑफ 1108 जज। अब जो जितने भी हमारे देश के अंदर 25 हाई कोर्ट हैं उनमें 96 जज हैं महिलाएं। कितने में से? 1108 जजों में से। देख सकते हैं आप कितनी हालत ऐसी है हमारे देश में महिलाओं की। अब आउट ऑफ द 96 वुमेन जज इन हाई कोर्ट दिल्ली एंड मद्रास, ये सब डिटेल दी गई हैं। आप इन देख सकते हैं कि भारत के अंदर किस किस राज्य में कौन कौन से हाई कोर्ट में कितनी महिलाएं जज हैं। ये महिलाएं जज हैं दिल्ली मद्रास में 12 टोटल ईच में है, दोनों में 12-12 हैं तो 24 टोटल हो गई। 9 तेलंगाना में है, 8 बॉम्बे हाई कोर्ट में, 7 दोनों में है, पंजाब और हरियाणा में और कलकत्ता में, 6 गुजरात और केरला में है, 5 अहमदाबाद और कर्नाटक में। ये सब डिटेल दी गई है 96 महिला जजों के लिए। अब जो हमारे देश में जितने भी कोर्ट हैं, सिविल कोर्ट हैं या जज छोटे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी कोर्ट हैं उनके बारे में ये दिया गया है। ऑल ओवर इंडिया में 3719 जज हैं महिलाएं, और यूपी में सबसे ज़्यादा हैं, महाराष्ट्र में इतने हैं, एमपी में इतने हैं। ये सब आपके बारे में, इसके बारे में जानकारी दी हुई है। अब जस्टिस डिले के बारे में बात करते हैं कि भारत में इतने पेंडेंसी केस क्यों बढ़ रहे हैं, क्या मतलब है इसका और कैसे रिफॉर्म होने चाहिए। ये हमारे यूपीएससी जो पर्सपेक्टिव है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत के अंदर जितने भी रिफॉर्म लाए गए हैं, जितने भी कमेटियाँ गठित की गई हैं, जितने भी वो भी सब कुछ किया गया है, लेकिन इसमें जस्टिस में डिले फिर भी हो रहा है। सबने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, सबने रिकमेंड दे दिया, लेकिन उनको मान्यता नहीं दी गई है। अब ये सबसे बड़ी बात है, जब जस्टिस को डिले किया जाता है तो जस्टिस को सब लोग डिनाई किया जा रहा है। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है। आप देख सकते हैं कि इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा केस पेंडिंग है, 10,26,417। कितने केस पेंडिंग इलाहाबाद के अंदर है? राजस्थान के बाद, उसके बाद राजस्थान का नंबर आता है, उसके बाद बॉम्बे का नंबर आता है। ये सब केस पेंडिंग है भारत के अंदर। अब लगभग 59,57,454 केस पेंडिंग भारत के हाई कोर्टों में पेंडिंग है। तो कैसे जस्टिस मिलेगा? जस्टिस डिनाई हो रहा है, जस्टिस को डिले करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब जो हमारे जुडिशल में रिफॉर्म किए गए हैं, इंक्रीज पेंडेंसी बढ़ रही है, जस्टिस डिलीवरी कम हो रही है, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर हो रहा है। कि कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर का मतलब कागजात को बहुत ज़्यादा इधर से उधर करना पड़ता है भाई, कैसे कैसे भारत के अंदर कैसे कैसे जुडिशियल रिव्यू। इसका सबसे जो मेन जो वे फॉरवर्ड निकल सकता है, मेन कंक्लूजन निकल सकता है, वो है डिजिटली। अगर आप डिजिटली किसी जस्टिस को आप देंगे तो वो अच्छे से वो उसको भी समझ में आ जाएगा और दूसरे को भी समझ में आ जाएगा, तो इससे जस्टिस जल्दी से डिलीवर हो जाएगा। लॉस ऑफ द फेथ एंड जुडिशरी, विश्वास नहीं रहा है जुडिशरी के ऊपर, लोगों का विश्वास कम होता जा रहा है। जुडिशरी के ऊपर लोगों का विश्वास कम कैसे हो रहा है? कि जुडिशरी लेट हो रही है, जुडिशरी डिले हो रही है, आप इसको डिनाई ही कर रहे हो। अब जो मलीमत कमेटी की रिपोर्ट रिकमेंडेशन आई थी, तो उसमें भारत के जो मलीमत रिपोर्ट दी गई थी, तो उसने सबसे पहले क्या रिकमेंड किया था? एक इन्वेस्टिगेशन जब आप करते हैं कि एक सेपरेट विंग होना चाहिए। कैसे? कि अगर कोई केस आ गया है तो उसके लिए एक सेपरेट विंग को गठित किया जाए कि आपको 4-5 आप ग्रुप में
बांट सकते हैं, तो उसमें आपको एक सेपरेट विंग के लिए कि इस पर्टिकुलर केस के लिए आप इन्वेस्टिगेट करें। एक माइंडसेट अच्छे तरीके से होना है, ट्रेनिंग एंड एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू होना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी कमीशन का गठन होना चाहिए, क्राइम डाटा को एक रिकॉर्ड में रखना चाहिए, स्पेशलाइज स्क्वाड के लिए रखना चाहिए, कंट्रोल ओवर इन्वेस्टिगेशन विंग, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन क्राइम होना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने जो भी क्राइम होते हैं उनको अच्छे से कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करेंगे, उससे जस्टिस का जल्दी से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। वीडियो रिकॉर्डिंग के तहत एक स्टेटमेंट ली जानी चाहिए कि भारत में जितने भी गवाह होते हैं उनको वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू आपको सही तरीके से स्ट्रक्चर वाइज आपको उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अब ये जुडिशल रिफॉर्म है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंटी अपॉइंटमेंट जज, ये रिफॉर्म होने चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी का लैक हो रहा है, कि ट्रांसपेरेंसी को कितना ज़्यादा पारदर्शिता को कितना ज़्यादा लाया जाना चाहिए। कोलिजन सिस्टम अपॉइंटमेंट वायलेशन इज प्रिंसिपल चेक एंड बैलेंस अंडर द डिक्टराइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। अब जो कोलिजन सिस्टम है, जो भारत की नियुक्ति करने के लिए कोलिजन सिस्टम गठित किया जाता है, वो भारत सरकार के रिकमेंड के अनुसार किया जाता है, क्योंकि भारत सरकार भी उसमें इन्वॉल्व होती है और जुडिशियल भी इन्वॉल्व होती है। भारत सरकार को जुडिशियल जो हमारे सुप्रीम कोर्ट हैं वो जाके उसको वो करते हैं कि कोलिजियम को गठित किया जाए। उसमें भारत सरकार के कुछ लॉ मिनिस्टर होते हैं और कुछ उनके नुमाइंदे होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी जज गठित किए जाते हैं कोलिजियम के अंदर, वो जजों की नियुक्ति करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब ये जो कोलिजियम सिस्टम है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है, लेकिन फिर भी सरकार ये हो रही है। इसके लिए एक सेपरेट विंग की ज़रूरत है, या सेपरेट एक अथॉरिटी की ज़रूरत है, एक कमीशन की ज़रूरत है कि भारत में जजों की नियुक्ति कैसी की जाए। ये इसके कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं। भारत जो भी आप यूपीएससी के पेपर के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, आप इसके लिए लिख सकते हैं। अब मैंने आपको इसके कंक्लूजन के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि जस्टिस में अगर डिले हो रहा है तो डिनाई के बराबर है। अब इसमें वे फॉरवर्ड या कंक्लूजन क्या निकलना चाहिए, आप अपने तरीके से क्या कंक्लूजन लिख सकते हैं। अगर आपके लिए क्वेश्चन आ जाए यूपीएससी में, कोई मेंस आंसर राइटिंग आ जाए, या फिर ऐसे आंसर राइटिंग में कोई क्वेश्चन आ जाए, तो आप इसमें वे फॉरवर्ड में सबसे पहले आप लिखेंगे कि डिजिटली सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि डिजिटली हमारे जिस जस्टिस को, हमारी इन्वेस्टिगेशन को डिजिटली किया जाना चाहिए। उससे जस्टिस में जल्दी से जल्दी जस्टिस में जितनी जल्दी होगी उतना अच्छा रहेगा। और दूसरी बात, जस्टिस को जितना ज़्यादा हम जल्दी से करेंगे तो उतना ही ज़्यादा विश्वास भी बढ़ेगा, फेथ बढ़ेगा। और दूसरी बात, आप जितना ज़्यादा वो करेंगे तो पेंडेंसी भी कम होगी, इससे बहुत ज़्यादा रिड्यूजन पेंडेंसी के अंदर बहुत ज़्यादा डिक्रीजिंग आएगा। अब आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें, और आगे की आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो रही है, इस वजह से आप चैनल को सब्सक्राइब किया करें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।